कुछ दिनों पहले प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के एक और शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। बहरहाल विजय के एनकाउंटर पर पुलिस ने जो थ्योरी दी है उस पर परिवार ने सवाल उठाए हैं। विजय की पत्नी का कहना है कि पति के साथ मुझे भी मार दिया जाए क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं किसके सहारे जीऊंगी। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठे हो। एनकाउंटर पर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं क्योंकि पुलिस दावा करती है कि उसने आत्मरक्षा में गोली चलाई। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर पुलिस कब किसी पर गोली चला सकती है और पुलिस का गोली चलाना कब अपराध माना जाता है। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आंकड़े आखिर क्या कहते हैं। एनकाउंटर में पिछले 6 साल में 813 मौतें हुई। पिछले साल 23 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एनकाउंटर में होने वाली मौतों को लेकर ये आंकड़े दिए थे। आंकड़े 1 अप्रैल 2016 से 10 मार्च 2022 तक के थे। इन आंकड़ों के मुताबिक 6 साल में पुलिस एनकाउंटर में 813 लोगों की मौत हो चुकी थी। सबसे ज्यादा 264 एनकाउंटर किलिंग्स छत्तीसगढ़ में हुई। वहीं उत्तर प्रदेश में 121 अपराधियों की एनकाउंटर में मौत हुई थी, जबकि बिहार में 25 अपराधी एनकाउंटर में ढेर किए गए। सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक एनकाउंटर किलिंग्स के इन 813 मामलों में से 459 मामले डिस्पोज हो चुके हैं, जबकि 354 मामलों में जांच अभी जारी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 साल में हर महीने में 10 अपराधी एनकाउंटर में मारे गए। इसी दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पुलिस एनकाउंटर के 107 मामलों में मुआवजा देने का आदेश दिया था। इस दौरान पीड़ितों को 7 करोड़ 16 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। तो अब सवाल है कि क्या पुलिस किसी पर भी गोली चला सकती है? तो इसका जवाब है नहीं। पुलिस सिर्फ 2 स्थिति में ही किसी पर गोली चला सकती है। पहली स्थिति, इस स्थिति में जब कोई अपराधी गिरफ्तारी से भाग रहा हो, और दूसरी स्थिति में आत्मरक्षा के मामले में। गोली चलाने को लेकर वैसे तो कोई साफ साफ गाइडलाइन नहीं है, लेकिन गोली चलने पर अगर मौत हो जाती है तो उस पर गाइडलाइंस सख्त हैं। 29 मार्च 1997 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तब के अध्यक्ष जस्टिस M.N. वेंकटचलैया ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक नोट भेजा था। इसमें इन 2 स्थितियों के बारे में बताया गया था जब पुलिस गोली चला सकती थी, और गोली चलाने पर अगर अपराधी की मौत भी हो जाती है तो उसे अपराध नहीं माना जा सकता। जस्टिस वेंकटचलैया ने इस नोट में साफ साफ ये भी कहा था कि इन 2 स्थितियों के दायरे से बाहर अगर किसी और परिस्थिति में गोली चलती है और उससे किसी अपराधी की मौत हो जाती है तो उसे तब तक गैर इरादतन हत्या माना जाएगा जब तक कानून के तहत ये साबित नहीं हो जाता कि ये अपराध नहीं था। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर की धारा 46 के तहत अगर कोई भी आरोपी गिरफ्तारी का विरोध करता है या फिर गिरफ्तारी से बचने की कोशिश करता है तो पुलिस उसे गिरफ्तार करने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि धारा 46 का ही सब क्लॉज 3 ये भी कहता है कि पुलिस की ऐसी कार्रवाई में ऐसे किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं होनी चाहिए जो सजाए मौत या फिर आजीवन कारावास की सजा का आरोपी नहीं है। वहीं आईपीसी की धारा 100 में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति आत्मरक्षा में किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की भी जान ले ली जाएगी। इसके लिए बाकायदा 6 जो परिस्थितियां हैं वो तय की गई हैं जिसमें आत्मरक्षा के लिए किसी की भी जान लेना अपराध नहीं माना जाएगा। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या है वो 6 परिस्थितियां। तो सबसे पहली, ऐसा हमला जिससे मौत होने की आशंका हो। दूसरा, ऐसा हमला जिससे गंभीर चोट पहुंचने की आशंका हो। तीसरा,
बलात्कार करने के इरादे से किया गया कोई हमला। चौथा, अप्राकृतिक संबंध बनाने के इरादे से किया गया कोई हमला। पांचवा, अपहरण करने के इरादे से किया गया हमला। छठा, अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंधक या फिर कैद में रखा गया हो और उसे इस बात की आशंका हो कि वो अपनी रिहाई के लिए सरकारी अधिकारी की मदद नहीं ले सकता, तो ऐसे मामले में आत्मरक्षा में किसी की जान लेना अपराध नहीं होगा। एक चीज और समझ लीजिए, एनकाउंटर को लेकर आखिर क्या गाइडलाइंस हैं। पुलिस एनकाउंटर या फायरिंग में हुई मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस तय की हुई हैं। इन गाइडलाइंस के मुताबिक ऐसे मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और इसकी जांच सीआईडी या फिर दूसरे पुलिस स्टेशन की टीम से करवाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के मुताबिक पुलिस फायरिंग में हुई हर मौत की मजिस्ट्रियल जांच होनी चाहिए। ऐसे मामलों की सूचना बिना किसी देरी किए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग को देना जरूरी है। इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की भी कुछ गाइडलाइंस हैं। इनमें कहा गया है कि पुलिस कार्रवाई के दौरान हुई मौत की जानकारी 48 घंटे के भीतर आयोग को देना जरूरी है। इसके 3 महीने बाद एक डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करना होगा। यह भी कहा गया है कि अगर जांच में पुलिस दोषी पाई जाती है तो मारे गए व्यक्ति के परिजनों को मुआवजा भी देना होगा।